हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर जो हम सीरीज बना रहे हैं उसका आज ये 5वां वीडियो है। आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज सब्सक्राइब नहीं की है तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। हम अब तक पिछले वीडियोस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के 1968 के जजमेंट की बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बहस इस केस में हुई। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मेरे कई व्यूअर्स ने जो कमेंट्स लिखे हैं कि ये आर्टिकल 30 क्या बकवास है, जिसमें माइनॉरिटीज को इस्टेब्लिश करने का राइट है और मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदूज भी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं कुछ स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं सारी इंडियन स्टेट्स में, और सैकड़ों की तादाद में हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस देश में हैं। दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि मैंने बहुत लंबा एक आर्टिकल आउटलुक के लिए लिखा था कि अलीगढ़ तो छोड़िए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थी, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा में, ब्रिटिश एरा में हिंदूज भी पावरलेसनेस टेस्ट अप्लाई करते हुए एक माइनॉरिटी थे। माइनॉरिटीज डिफाइन करने का एक टेस्ट है न्यूमेरिकल इंफीरियॉरिटी टेस्ट, जिसमें हम 50% से कम लोग किसी स्टेट में जो होते हैं उन्हें माइनॉरिटी मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से। और दूसरा है पावरलेसनेस टेस्ट, कि आप 50% से ज्यादा भी हों लेकिन अगर स्टेट के पावर स्ट्रक्चर में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है या कम है तो आपको माइनॉरिटी माना जाएगा। जाहिर है कि अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को, चाहे उनका नंबर यूपी में ज्यादा रहा हो, वो पावरलेस थे। अब मैं सबसे पहली बात आज ये करना चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको 68 के जजमेंट के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे 68 के जजमेंट को माना और 81 के अमेंडमेंट को नहीं माना। केसेस फाइल करने में जल्दी नहीं करने चाहिए और बहुत अच्छी लीगल राय लेनी चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी आई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कही गई कि अगर हमने 81 के अमेंडमेंट को मान लिया तो फिर 65 का अमेंडमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मान चुकी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि खुद पार्लियामेंट 65 के अमेंडमेंट को खत्म कर चुकी है 72 में और फिर 81 में। लेकिन क्या 65 में भी मिनिस्टर MC छागला का इरादा माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म करने का था? मैंने उनकी स्पीच का जिक्र किया था, आज आपको बता रहा हूं कि देखिए, खुद छागला साहब ने कहा अपनी स्पीच देते वक्त, जब वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द कैरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज इन नो वे बीन टच्ड। इट इज द गवर्नमेंट हु पास द ऑर्डिनेंस, नॉट इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय और चेंज इट्स कैरेक्टर, टू से दैट इज एंटायरली फेलेशियस। यूनिवर्सिटी में इंडिसिप्लिन हुआ था, उस इंडिसिप्लिन को खत्म करने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई थी। उस ऑर्डिनेंस से EC और कोर्ट को पैक कर दिया था गवर्नमेंट नॉमिनीज से। आगे चल के फिर उन्होंने कहा, द पर्पस इज नॉट टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। MC छागला ने हाउस को एश्योर कराया कि 65 का अमेंडमेंट सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन नहीं है। खुद कहा उन्होंने, I don't like a nominated court. I don't like nominated executive council. I am too much of a believer of democracy. But this only for a short period till normalcy is restored in Aligarh Muslim University. As I said, this ordinance does not touch the character of the university. छागला साहब ने आगे भी जाके इस बात को एक्सप्लेन किया,
जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल आर्गू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि उनका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये था कि एंट्री नंबर 63 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान में लिखी हुई है एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो कैसे एक समुदाय का अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो सकता है। जस्टिस छागला बहुत बड़े जज थे, सालों बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। ही सेड, व्हेन आई से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, I want to say that Aligarh Muslim University is an institution in which greatest emphasis should be placed upon Muslim culture. Muslim culture has made a great contribution to our Indian culture, to the composite culture of India. And I want the Aligarh Muslim University to be the symbol of culture which has made such a great contribution what our Indian culture is today. I want Aligarh Muslim University to be a center of Muslim culture where students will read Urdu, Persian, Arabic and Muslim culture and Islamic philosophy. I am not changing the character. 4-5 बार जस्टिस छागला कह रहे हैं हाउस में कि ये 65 का अमेंडमेंट सब्सटेंटिव अमेंडमेंट नहीं है। हम यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, वहां के इनडिसिप्लिन को हैंडल करने के लिए टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऐसा बना रहे हैं कि वाइस चांसलर को ज्यादा पावर्स मिल जाएं। ये 65 का लॉ था, इसको खुद पार्लियामेंट ने 72 में बदल दिया, और सब्सटेंटिव लॉ जो छागला साहब ने प्रॉमिस किया था वो आ गया 81 में। अब ये बात अगर हमें क्लियर हो गई तो आइए अब बढ़ते हैं अजीज बादशाह के रिव्यू के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बाकी पेटिशनर्स के किस तरीके के आर्गुमेंट्स हैं। बात कही उन्होंने कि बादशाह सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, आपका जजमेंट सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। क्यों सेल्फ कंट्राडिक्टरी है? आप न्यूक्लियस मानते हैं एमएओ कॉलेज को, आप मानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने इनिशिएटिव लिया, आप मानते हैं कि उन्होंने फंड्स रेस किए, आप मानते हैं कि कॉलेज के बिल्डिंग्स और एसेट्स सब दे दिए, आप मानते हैं कि एमएओ कॉलेज न्यूक्लियस था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और फिर आप नहीं मानते कि एमएओ कॉलेज का जो कैरेक्टर था वो यूनिवर्सिटी ने इनहेरिट कर लिया। आप खुद मानते हैं अजीज बादशाह में कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगी अंडर एन एक्ट तो उसकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं होंगी, और फिर आप कह देते हैं कि डिग्री रिकॉग्निशन के बदले में माइनॉरिटी कैरेक्टर सरेंडर कर दिया। मैंने आपको बताया था कि अजीज बादशाह सब्सीक्वेंट जजमेंट से भी कंट्राडिक्ट कर रहा है। बड़ी लंबी लिस्ट है उन जजमेंट्स की, सेंट जेवियर्स में बता दे रहा हूं आपको। पैरा नंबर 161, कोई जनरेशन फंडामेंटल राइट को सरेंडर नहीं कर सकती, और अगर किसी जनरेशन ने ऐसा किया तो फ्यूचर जनरेशंस अपने राइट को असर्ट कर सकती। वो राइट अगर 2005 में असर्ट हुआ तो 9 जजेस बेंच का जजमेंट है सेंट जेवियर्स का, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रिंसिपल है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वेव नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बहस इस मुद्दे पे हुई, और ये आज तक अभी क्लियर नहीं है कि जजमेंट में क्या होगा। दरअसल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1981 में 81 का लॉ पास होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक 7 जजेस की बेंच को रेफरेंस किया और उसमें लिखा कि अजीज बादशाह का क्रिटिसिज्म हुआ है और उसको रिकंसीडर किया जाए। यह सवाल उठाया सॉलिसिटर जनरल ने कि कैसे एक 2 जजेस की बेंच डायरेक्टली 7 जजेस बेंच को रेफर की जा कर सकती है किसी मैटर को।
फिर मामला टीएमए पाई में चला गया अंजुमन रहमानिया का, वहां इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। फिर इसी अंजुमन रहमानिया के इस मामले को जस्टिस रंजन गोगोई ने अलीगढ़ के मैटर में एक 7 जजेस बेंच को रिफर किया। यह मुमकिन है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगले हफ्ते आए तो उसमें यह कहा जाए कि इस रेफरेंस की बिना पर हम सिर्फ यह बता देते हैं कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इंडिशिया क्या होगा, और वो कुछ भी ना कहें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, और जाके कहें यूनिवर्सिटी से कि अब आप रेगुलर बेंच के सामने जाकर अपनी अपील का डिस्पोजल कराएं। सबसे पहला मुद्दा जो पेटिशनर्स की तरफ से उठाया गया वो ये कि यूनियन ऑफ इंडिया इलाहाबाद में कह रही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। यह यूनियन ऑफ इंडिया का ऑर्डर था 25 फरवरी 2005 का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश किया। यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में आई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, और आज यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंड बदल लिया और यूनियन ऑफ इंडिया कह रही है कि 81 का लॉ गलत था। क्या यूनियन जो कि एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट के खिलाफ जा सकती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो इस पर बड़ी नाराजगी भी जताई थी कि यह जिम्मेदारी है यूनियन के ऑफिसर्स की कि वो पार्लियामेंट का दिफा करें, डिफेंड करें पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस केस में बड़ा काम किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संसद के अधिकारों की रक्षा कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उठाया है कि क्या संसद को 81 में अमेंडमेंट करने का अधिकार था? वो अधिकार जो संसद को 51 में था, 65 में था, 72 में था, 81 में कैसे नहीं था? यह प्रश्न उठाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। पेटिशनर्स ने कोट किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट, एपी डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2002 का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सरकार बदल जाने पर यूनियन अपना स्टैंड नहीं बदल सकती। पेटिशनर्स ने इस आर्गूमेंट को ज्यादा प्रेस नहीं किया है, हो सकता है जजमेंट में इसका कोई रेफरेंस भी ना आए, लेकिन यह एक अहम मुद्दा है। अब आइए वो बात जो पेटिशनर का कोर आर्गूमेंट है, और वो कोर आर्गूमेंट ये है कि अजीज बाशा का जजमेंट अजीज बाशा से पहले जो जजमेंट आए उनसे भी कंट्राडिक्ट कर रहा है, और उसके बाद जो जजमेंट्स आए हैं वो भी बाशा को उस तरीके से फॉलो नहीं करते। सेल्फ कंट्राडिक्टरी मैंने आपको अभी बता दिया, और फिर ये 2 पॉइंट प्रीवियस जजमेंट से कंट्राडिक्ट कर रहा है, सब्सिक्वेंट जजमेंट से कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए उसको रिकंसीडर किया जाए। देखिए ये बात 1957 के केरला एजुकेशन बिल में जस्टिस दास कह चुके हैं कि जब भी सरकार कोई रेगुलेशन बनाएगी, वो रेगुलेशन इन ट्रुथ एंड इन इफेक्ट अगर वो डेप्राइव कर देगी आर्टिकल 30 के राइट्स, तो वो रेगुलेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। सरकार को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने का हक होगा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। मेल एडमिनिस्टर ना हो इंस्टीट्यूशन इसलिए, लेकिन अगर रेगुलेशन डिस्ट्रक्टिव होगी माइनॉरिटी कैरेक्टर के तो असंवैधानिक होगी। अजीज बाशा की प्रॉब्लम यह है कि वो 1920 के प्रावधान जो एकेडमिक एक्सीलेंस को मेंटेन करने के लिए बनाए थे, जो मेल एडमिनिस्टर को खत्म करने के लिए बनाए थे, उनको पढ़कर यह कहा कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट का सुपरविजन और कंट्रोल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है, यह टेस्ट नहीं है। टेस्ट है इस्टेब्लिश किसने किया और क्यों किया।
किसके लिए किया, यह है टेस्ट डिटरमिन करने का। और सब्सिक्वेंट जजमेंट्स जो हैं उनमें एस.के. पात्रों का जजमेंट है। यह बिहार का केस है। जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस से पहले कॉलेजेस बनाए, शायद वो भारत के नागरिक भी नहीं थे, विदेशी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लिबरल व्यू लिया। 1969 का जजमेंट है, एक साल बाद अजीज बादशाह के, और यह कहा कि अभी तो सिटीजनशिप का आइडिया आया भी नहीं था। सिर्फ यह देख लो, क्या वो भारत में रह रहे थे, विदेशी थे पर भारत में रह रहे थे, और क्या वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो एक आइडेंटिफाइबल रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। याद रखिए कि सारे फंडामेंटल राइट्स रिट्रोस्पेक्टिवली पढ़े जाते हैं, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को भी अधिकार है कि उसको फंडामेंटल राइट का बेनिफिट मिले। यह बात उठाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि 1920 में तो मुसलमान माइनॉरिटी नहीं थे। मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं ये बता चुका हूं कि वो सेंसस के हिसाब से माइनॉरिटी थे। सुप्रीम कोर्ट में आते आते ये प्रश्न उठाया गया कि माइनॉरिटी वो होगा जो रूलिंग क्लास से संख्या में कम हो, और क्योंकि रूलिंग क्लास 1920 में अंग्रेज थे, ईसाई थे, और मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा थे, इसलिए वो माइनॉरिटी नहीं हो सकते। कपिल सिब्बल साहब ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कोई पोप नहीं चला रहा था, ये कोई क्रिश्चियन गवर्नमेंट उस सेंस में नहीं थी। फिर आगे के जजमेंट्स आप देखेंगे, मदर प्रोविंशियल का कई बार मैंने जिक्र किया। ये 1970 का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखना होगा कि फाउंड किसने किया इंस्टीट्यूशन, वो मेंबर होना चाहिए उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का, और यूनिवर्स और वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए बेनिफिट करने के लिए उस कम्युनिटी को। सेंट जेवियर्स का मैंने अभी आपको सरेंडर के बारे में बता दिया। सेंट जेवियर्स 9 जजेस बेंच का 74 का जजमेंट है, और उन्होंने कहा कि कोई राइट ऐसा नहीं है माइनॉरिटी को कि उनके इदारों की कोई रेगुलेशन नहीं होगी। रेगुलेशन होगी एक्सीलेंस अचीव करने के लिए। फिर एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का जजमेंट आ गया 1986 का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राइट है सरकार का कि वो माइनॉरिटी वेल लिफ्ट करके देखे कि यह इंस्टीट्यूशन बोगस है या जेन्युइन है। क्या इसमें भी कोई दो राय हो सकती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एमएओ कॉलेज न सिर्फ जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस हैं, बल्कि एक एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एक कम्युनिटी को पूरे सब कॉन्टिनेंट में पढ़ाया है। लाला अमरनाथ इस इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट थे। फिर आगे केस बढ़ता है, और आजमी साहब अलीगढ़ के एक प्रोफेसर थे लॉ के, उनकी डेथ हुई। उन्होंने भी यह बात लिखी कि ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल है, ये लेजिस्लेटिव वेल को भी लिफ्ट करके देखा जा सकता है। यानी 1920 के एक्ट को लिफ्ट करके देखो कि एएमयू को किसने एस्टेब्लिश किया। एक्ट तो पास किया लेजिस्लेचर ने, गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने, लेकिन उसके पीछे कोशिश किसकी थी, एफर्ट्स किसके थे, पैसे किसके थे, प्रॉपर्टीज किसकी थी। और फिर सेंट स्टीफेंस आ गया 1992 में, और सेंट स्टीफेंस ने ये सारे जजमेंट वैलिडेट किए। और फिर सेंट स्टीफेन भी एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है। अब ये डीयू एक्ट के अंडर है। बाई एन एक्ट एएमयू है, सेंट स्टीफन अंडर एन एक्ट है। अंडर एन एक्ट हो या बाई एन एक्ट हो, इससे कोई सब्सटेंटिव डिफरेंस नहीं होता। लेकिन कैसे तय किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेंट स्टीफेंस एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसकी हिस्ट्री देखी, उसका नाम देखा, एम्बलम देखी, मोटो देखा, देखा कि एक चर्च है, अलीगढ़ में भी एक मस्जिद है, उस मस्जिद की सेंट्रलिटी संसद ने रिकॉग्नाइज की, और संसद ने कहा
कि यूनिवर्सिटी को पावर होगी कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए विद इन द 25 किलोमीटर रेडियस ऑफ द यूनिवर्सिटी मॉस्क। संसद ने सेंट्रलिटी ऑफ मॉस्क को रिकॉग्नाइज कर दिया। साफ पता चल गया कि सेंट्रलिटी ऑफ मॉस्क अगर है तो यह एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। फिर प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियंस ऑफ नॉर्थ इंडिया सेंट स्टीफन में देखी गई, यह तय करने के लिए कि क्या यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम्स एएमयू में तो मैं बता चुका हूं कि 1920 से 1951 तक कोर्ट की मेंबरशिप के लिए शर्त थी कि ओनली मुस्लिम्स कैन बी अ मेंबर। 51 के बाद वो शर्त हटा दी गई, लेकिन कंटिन्यूअसली वो डोमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स मौजूद रहा। फिर टीएमए पाई आ गया 2002 में। टीएमए पाई ने भी कहा कि रेगुलेशन अलाउड है, लेकिन रेगुलेशन ऑटोनॉमी और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय ना करे। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में टीएमए पाई ने जेवियर्स को अप्रूव करते हुए कह दिया कि वर्ड एडमिनिस्टर का मीनिंग है टू एडमिट स्टूडेंट्स, टू फिक्स द रीजनेबल फी, टू चूज द गवर्निंग बॉडी, to appoint the staff and teachers and to have a power to discipline your staff। ये सारे facets of administration अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में देखे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी कोर्ट के पास हैं। और इसका मतलब ये कि ये सारे जो subsequent judgments हैं वो बादशाह से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, और इसलिए अजीज बादशाह रिव्यू होना चाहिए। अजीज बादशाह का एक और सेंट्रल आर्गुमेंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं और जिसके बारे में कुछ कम बात हुई है, वो ये कि जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था अलीगढ़ का, वो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर को देख के कहा गया कि यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको बता चुका हूं कि केरला एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो डोमिनेंट वर्ड है आर्टिकल 30 में वो चॉइस है। ये अलीगढ़ के फाउंडर्स की चॉइस थी कि उनका इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सुपरविजन में चले ताकि मेल एडमिनिस्टर ना हो। यूनिवर्सिटी तो बनेगी 1920 में। एमएओ कॉलेज के रूल्स जो सर सैयद ने बनाए और जस्टिस महमूद ने बनाए और एक सोसाइटी के तहत रजिस्टर किए, उन रूल्स में कॉलेज के लिए, अभी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, साफ तौर से गवर्नमेंट को वही रोल दिया जो एएमयू एक्ट में है। दरअसल एएमयू एक्ट में कोई नया प्रोविजन गवर्नमेंट कंट्रोल का नहीं आया। रूल नंबर 144 एमएओ कॉलेज के जो रूल्स हैं, साफ लिखा है द गवर्नमेंट शैल हैव पावर एट एनी टाइम and in any way to call for an examination of accounts of the college or any branch or department thereof। रूल नंबर 145 में एमएओ कॉलेज का रूल बता रहा हूं। यह रूल खुद सर सैयद ने बनाया है कॉलेज के लिए, यह यूनिवर्सिटी बनने की शर्त पर नहीं आया है। द गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी with a view to ascertaining whether the provisions of the laws of college for the time being in force are duly complied with, and if not, to compel the trustees to comply with them। गवर्नमेंट को रूल्स में पावर दी गई कि वो ट्रस्टीज को रिमूव कर देंगे। एक्स ऑफिशियो विजिटर्स बनाए गए। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक्स ऑफिशियो विजिटर बनाया जा रहा है अलीगढ़ का। यह सुपरविजन है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। रूल नंबर 149 में लिखा द गवर्नमेंट एंड द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन शैल हैव नो पावर टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ बोर्डिंग हाउस and the appointment, dismissal and transfer of college staff and matters connected with religious instructions। 1920 के एक्ट ने एमएओ कॉलेज के ही रूल्स की लैंग्वेज बदल कर लिख दी। आज भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और विजिटर को जो पावर है कि यूनिवर्सिटी की किसी भी डिसीजन को
वो क्वैश कर सकते हैं। वो पावर तो इसी रूल से आ रही है। क्या है पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? कि अगर यूनिवर्सिटी की किसी भी अथॉरिटी का डिसीजन कंट्रेरी टू एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस है, यानी मेल एडमिनिस्टर अगर कोई कर रहा है, कोई इलीगल डिसीजन ले रहा है, तो विजिटर को यह पावर होनी चाहिए कि विजिटर उस ऑर्डर को, उस डिसीजन को क्वैश कर दे। एक और बात बहुत बड़ी जो इस मैटर में आर्गू की जा रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट को अलीगढ़ से पहले जो और यूनिवर्सिटीज बनी उनके एक्ट से भी कंपेयर कर लीजिए। बॉम्बे का एक्ट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक्ट, मद्रास का एक्ट और पटना का एक्ट, इन सारे एक्ट्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि अलीगढ़ का एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इन सारे एक्ट्स के लॉन्ग टाइटल और प्रिएम्बल में कोई मेंशन नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अ यूनिवर्सिटी। यहां आपको मालूम है कि एमएओ कॉलेज को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अ यूनिवर्सिटी। लिखा जा रहा है कि यह डिसीजन टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज, इन सारी यूनिवर्सिटीज में सरकार ने लिया है। और प्रिएम्बल में कहा जा रहा है इट हैज बीन डिटरमिन्ड टू एस्टैब्लिश। इनकॉर्पोरेशन जो क्लॉज है इन सारे एक्ट्स में, उसमें नाम दिए जा रहे हैं उन लोगों के जो बॉडी कॉर्पोरेट बनाएंगे, उसमें गवर्नर जनरल का नाम शामिल है। आपको मैं बता चुका हूं कि एएमयू के एक्ट की बॉडी कॉर्पोरेट में लॉर्ड रेक्टर नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता देख लें, गवर्नर ऑफ फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज नाम से मद्रास के, गवर्नर ऑफ बॉम्बे इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे नाम से मेंशन्ड हैं कि वो यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस by name is mentioned as the chancellor of University of Allahabad. The governor of Fort St. George as chancellor of University of Madras. Lieutenant governor of Bihar and Odisha as the chancellor of University of Patna. The governor of Bombay as the chancellor of University of Bombay. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या है कि chancellor of the university would be elected by the university court. और यूनिवर्सिटी कोर्ट इज एन ऑल मुस्लिम बॉडी। फिर आगे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सर जॉन एच, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इज डीम्ड टू बी द फर्स्ट वाइस चांसलर। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, सर क्रिस्टोफर रॉलिंसन इज मेंशन्ड एज वाइस चांसलर एक्ट के अंदर। इन केस ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सर जेम्स विलियम्स कॉलवाइल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर in Bengal is mentioned as first vice chancellor. In case of Bombay University, Sir William Yardley is mentioned as the first vice chancellor. फिर पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर किसके हाथ में? एंटायरली विद गवर्नर। अलीगढ़ में मैं बता चुका हूं कि कोर्ट इलेक्ट करेगी, ऑर्डर निकलेगा गवर्नर जनरल लॉर्ड रेक्टर के नाम से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में आप देखेंगे राजा ऑफ महमूदाबाद, जिनसे सारे लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे सरकार से, जो प्रोमोटर्स और ट्रस्टीज के बिहाफ पर बात कर रहे थे, एज हेड ऑफ द फाउंडेशन कमेटी, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिन्होंने ड्राफ्ट किया एएमयू एक्ट, उनको वॉइसरॉय ने अपॉइंट किया एज वाइस चांसलर। बेगम ऑफ भोपाल, जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था, प्रोमोटर थी एमएओ कॉलेज की, फर्स्ट चांसलर। 1920 में एक मुसलमान औरत इस यूनिवर्सिटी की चांसलर बनती। 1920 के एक्ट में एक एनेक्सचर है जिसमें लिस्ट दी हुई है 114 लोगों की एज फाउंडर्स। ये सब के सब ट्रस्टीज हैं एमएओ कॉलेज के, और ये सब के सब मुस्लिम्स हैं। ये यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर क्या है? 1920 के एक्ट का एनेक्सचर खुद बता रहा है
ये हैं फाउंडर्स। और देख लीजिए, जो सीनेट है बाकी यूनिवर्सिटीज की, उसमें फेलोज हैं। उन फेलोज को नॉमिनेट कर रहे हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसलिए ये पूरी एंटायरली एक गवर्नमेंट बॉडी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। ये एंटायरली नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। तभी मैंने कहा कि एएमयू और बीएचयू वर लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। यूनिवर्सिटी कोर्ट 23 मेंबर्स आउट ऑफ 30 मेंबर्स भेज रही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एकेडमिक काउंसिल में 15-17 मेंबर्स यूनिवर्सिटी कोर्ट भेज रही है। इन सारी यूनिवर्सिटीज अलीगढ़ के अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टेड है गवर्नर में। वाइस चांसलर है नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, फेलोज नॉमिनेटेड हैं बाय गवर्नर। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? यूनिवर्सिटी कोर्ट, जिसको एक्ट ने कहा है सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है मैनेजमेंट बॉडी, एकेडमिक काउंसिल है एकेडमिक बॉडी टू डील विद एकेडमिक हेल्थ एंड डिसिप्लिन मैटर्स। ये सब नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं। इसका मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटीज से अलग है। इस चीज को अजीज बादशाह ने एप्रिशिएट नहीं किया। आगे के वीडियोस में हम इस बहस में और क्या क्या मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में उठे हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।